हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ शमा। आज बात करूंगी मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं संविधान में, 6 मौलिक अधिकार, लेकिन पहले से 6 नहीं थे। पहले कितने थे? 7 थे। 7 कौन से थे? एक था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है, उसके बारे में भी देखेंगे। अब ये जो मौलिक अधिकार हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से, और इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ी जिससे कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके, मतलब व्यक्ति का जो संपूर्ण पूरा विकास है वो हो सके। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये पार्ट कौन सा है? तो ये पार्ट है 3। कौन सा पार्ट है? पार्ट 3। लेकिन पार्ट को इस तरीके से लिखा जाता है, पार्ट 3 है ये। और यहाँ पर आर्टिकल कितने दिए गए हैं? 12 से 35। पहले कितने थे? 7 थे। मूलतः जो संविधान में कितने थे? वो 7 थे। छठा जो हटा दिया गया है, अब 6 बचे हैं। जो 7वां हटा दिया गया संशोधन के द्वारा 1978 में, इसको हटा दिया गया। ये था संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार। इसको हटा दिया गया। ये कौन से आर्टिकल में था? 31 में था। और अब इसको क्या बना दिया गया? इसको बना दिया गया है कानूनी अधिकार। और आर्टिकल कौन सा है? अब ये आर्टिकल है 300A। संपत्ति के अधिकार को यहाँ डाल दिया गया है। चलिए देखते हैं। भारत के संविधान में भाग 3 अनुच्छेद कितना बताया? 12 से 35। कितने मौलिक अधिकार हैं? अभी 6 हैं। पहले कितने थे? पहले 7 थे। समानता, स्वतंत्रता, न्याय, राज्य की मनमानी कार्रवाई से सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, आपको बताया। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में क्या किया गया? 300A में डाल दिया गया। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। अब यहाँ पर इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? तो सर्वांगीण विकास के लिए जरूरत पड़ती है। तो इनका विकास तो हो सके, लेकिन सुरक्षा किससे प्रदान करते हैं? ये किसके अगेंस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं? तो ये राज्य या फिर किसी भी संस्था जिसे राज्य की परिभाषा, जिसे राज्य डिक्लेयर किया गया है, किसी भी संस्था जिसको राज्य माना गया है, उनसे हमें प्रोटेक्शन देते हैं। किसको? व्यक्ति को प्रोटेक्शन देते हैं, नागरिकों को प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल और केवल नागरिकों को मिले हैं, विदेशियों को नहीं मिले हैं। तो ये कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना है 19, 15, 16, 19, 29, 30। ये जो 5 हैं, ये किसको मिले हैं? केवल और केवल किसको? जो इंडियन सिटीजन है, जो भारतीय नागरिक हैं, उनको मिले हैं। बाकी के किसको मिले हैं? बाकी के सबको मिले हैं, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो या फिर इंडियन सिटीजन ना हो, विदेशी हो, उसको भी मिले हुए। तो ये जो अधिकार हैं किसको मिले? केवल और केवल इंडियन सिटीजन को मिले। तो इसको भी देखेंगे। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार में पहला क्या है? राज्य। ये राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या क्या बताया गया है कि जो राज्य की परिभाषा दी गई है वो आर्टिकल कौन सा है? 12 में दी गई है। इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे? तो ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत राज्य की सरकार, विधानमंडल, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय प्राधिकरण, भारत सरकार, संसद और अन्य सभी प्राधिकरण शामिल हैं जो भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या हनन ना किया जा सके। कहने का मीन्स ये है कि एक आर्टिकल है 12, आपने देखे होंगे 12 से 35 तो देखते हैं, लेकिन क्या करते हैं? स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं कि पहला समानता का अधिकार कहाँ से शुरू होता है? 14 से स्टार्ट है। तो उससे पहले 12 और 13 ये 2 आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इनसे भी बन सकता है। तो सबसे पहले अभी क्या देख रहे हैं? 12 में क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा। राज्य किसको माना गया है? तो राज्य में भारत सरकार, संसद, विधानमंडल या फिर ऐसी कोई भी संस्था, PSU वगैरह भी इसमें शामिल है जिनको राज्य की परिभाषा दी गई है। समय समय पर नए नए डिसीजन आए हैं जिसके माध्यम से अलग अलग संस्थाओं को राज्य माना गया है। तो यहाँ पर इन राज्य से क्या करना है? जितने भी भारतीय संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, उन मौलिक अधिकारों को क्या करना है? जो कितनी कोई भी संस्थाएं हैं उनसे बचाना है, प्रोटेक्शन देना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 13। अब आर्टिकल 13 में क्या बताया गया है? तो आर्टिकल 13 में ये बताया गया है कि न्यायालय को ये अधिकार होगा कि अगर कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का हनन करता है या मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो उस कानून को रद्द किया जा सकता है। किसके द्वारा? न्यायालय को द्वारा। तो आर्टिकल 13 में यही बताया गया है कि अगर ऐसा कोई भी कानून बनाया जाता है, जैसे कि कोई भी कानून जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है या उन्हें कम करता है, वे उस हद तक अमान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, वाइड हो जाएगा।
ये अनुच्छेद न्यायालय को ऐसे किसी भी कानून को रद्द करने की शक्ति देता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर ऐसा कोई भी कानून किसी भी संस्था के द्वारा बनाया जाता है और न्यायालय ने ये पाया कि वो कानून मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट है, खिलाफ है, तो क्या किया जाएगा, उसको वॉइड कर दिया जाएगा और वो मान्य नहीं होगा। अब देखते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में, हैं कौन कौन से मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कितने हैं, टोटल 6 हैं। आपको अभी बताया 7 थे, लेकिन अभी करंट में कितने हैं, 6 हैं। तो पहला क्या है, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, 29 और 30। लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह है आर्टिकल 32। यहाँ पर क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर होती है कि वो रिट जारी कर सकते हैं। अब ये रिट कितनी तरह की होती हैं, ये 5 तरह की होती हैं, आगे देखेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। तो अगर किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, ये जो ऊपर 5 मौलिक अधिकार दिए हैं, इनमें से किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो पहले हाई कोर्ट जाएगा बाद में सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए और अपने रिट जारी करा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा है, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18, इसके बारे में देखते हैं। समानता का अधिकार 14 से 18 क्या है, कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण प्रदान करना। तो यहाँ पर 14 में क्या याद रखना है कि समानता से तो है ही, लेकिन किसका, भारत में कानून के समक्ष समानता, तो सबसे मेन यही आ जाएगा, कानून के समक्ष समानता। दूसरा क्या है, कानूनों के समान संरक्षण प्रदान करना तथा किसी भी प्रकार का भेदभाव निषेध करना। तो मेन क्या है, कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण, ये 2 इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है 15 में क्या बताया गया कि किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, धर्म, जाति या फिर किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा इनके आधार पर। किसके आधार पर, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। और महिलाओं, बच्चों और सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करना होता है। तो आर्टिकल 15 में क्या बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में क्या बताया गया है, सार्वजनिक रोजगार की बात की गई है कि सार्वजनिक जो रोजगार होंगे उनके मामलों के जो अवसर होंगे उसमें भी समानता दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई भेदभाव किया जाएगा। यहाँ पर क्या कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी भी नियुक्ति या कार्यालय के लिए प्रावधान करता है। आर्टिकल 17 में क्या बताया गया है, अस्पृश्यता को, मतलब अस्पृश्यता का अंत या फिर अस्पृश्यता को समाप्त करना। ये होता क्या है, छुआछूत, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वो दंडनीय अपराध है। फिर क्या है, उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 में क्या दिया गया, उपाधियों का अंत मतलब उन्मूलन, इनको हटाना। ऐसा नहीं होगा कि किसी भी व्यक्ति को उपाधि दी जाएगी, बट यहाँ पर ये ध्यान रखना है कोई भी उपाधि सैन्य या शैक्षणिक अगर होती है तो वो दी जाएगी, वो इसके अगेंस्ट नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि उस पर कोई रोक लगाई जाएगी। तो सैन्य और शैक्षणिक उपाधि दी जा सकती है, लेकिन इसके अलावा किसी भी तरीके की कोई भी उपाधि स्पेशली नहीं दी जाएगी। तो समतावाद अधिक सक्रिय, तो यहाँ पर क्या बताया गया, उपाधियों का अंत की बात की गई, क्योंकि राज्य कोई उपाधि प्रदान नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई भी उपाधि दे दे, किसको दे सकता है, केवल सैन्य और शैक्षिक के मामले में उपाधि दे सकता है। तो ये क्या था, ये था आपका समानता का अधिकार, जिसमें 14 से 18 आर्टिकल दिए गए। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल कौन से दिए गए, 19 से 22। तो 19 आर्टिकल, अब 19 में क्या क्या दिए गए, तो 19 में 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। सबसे पहले क्या, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी क्या दी गई है, सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरी क्या दी गई है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथी क्या दी गई है, आवागमन, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। पांचवी क्या दी गई है, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता। और छठी क्या दी गई है, कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। लेकिन ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पर
स्वतंत्रताएं मिली हैं, लेकिन युक्तियुक्त प्रबंधन के साथ, मतलब इन पर एक रिस्ट्रिक्शन भी लगा हुआ है। तो ये 19 में दी गई है 6 तरह की स्वतंत्रता। 6 में पहली क्या बताई मैंने कि अगर कोई भी अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसे बोलते हैं पहली को। दूसरी को सभा बनाने की स्वतंत्रता, तीसरा संघ, चौथा आवागमन, कहीं भी घूमने आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, निवास, और लास्ट क्या है छठी, व्यवसाय, किसी भी तरीके का कोई भी काम करने की स्वतंत्रता। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि इनके ऊपर क्या लगा हुआ है, युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा हुआ है। मतलब रेस्ट्रिक्शन तो लगी है, लेकिन ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगी है कि आप कुछ ना कर सको, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप कोई भी बात बोल तो सकते हो, बट ऐसा भी नहीं कि ऐसी सभा करो या फिर ऐसा यूनियन बनाओ जिससे कि लोगों का नुकसान हो। तो ऐसी युक्तियुक्त प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो क्या आर्टिकल 19 से 22 कौन कौन सा है? सबसे पहले 19। अब 19 में क्या दिया गया? वाक और अभिव्यक्ति की। दूसरी सभा, संघ, आवागमन, निवास और व्यवसाय, इनकी स्वतंत्रताएं हैं। इनमें प्रत्येक स्वतंत्रता संप्रभुता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में उचित प्रतिबंधों के अधीन है। जो अभी मैंने आपको बताया ना कि उचित प्रतिबंध लगे हुए हैं इसमें। अब क्या है 20। आर्टिकल 20 में 3 बातें याद रखनी है। पहली बात क्या है? ये दोष सिद्धि से संबंध में तो है ही। पूर्वव्यापी कानून। पूर्वव्यापी कानून का मतलब होता है कि ऐसा कानून जो पहले से ही चला आ रहा है और उसने किसी ने अपराध कर दिया तो उसको उस जो पूर्व व्यापी कानून था, जो पहले से कानून चला आ रहा था, उसके अकॉर्डिंग उसको सज़ा दी जाएगी। जो नया कानून बनेगा उसके अकॉर्डिंग उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। तो इसका मतलब क्या है कि पूर्वव्यापी कानून। दूसरा क्या है? दोहरे खतरे, मतलब एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। तीसरा यहाँ पर क्या है? तीसरा ये कि आत्मदोष सिद्धि। इसका मतलब होता है कि खुद के अगेंस्ट, मतलब अपने सेल्फ के खिलाफ गवाही देने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जा सकता। तो 3 बातें यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है? पहला कि पूर्वव्यापी कानून, मतलब जो कानून पहले से ही विद्यमान है उनके अकॉर्डिंग ही सज़ा दी जाएगी, नए कानूनों के अकॉर्डिंग सज़ा नहीं दी जा सकती। दूसरा क्या है कि एक ही व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। तीसरा क्या है कि आत्मदोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण उसको प्राप्त है, कि अपने खुद के खिलाफ ही गवाही नहीं दी जा सकती। अब सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 21। समय समय पर नए नए कानून, इसमें नए नए जजमेंट के आधार पर इसमें नई नई स्वतंत्रताएं शामिल की गई हैं। जैसे सबसे मेन जो है वो है वही जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता। इसके अलावा इसमें जैसे अभी प्राइवेसी, जो गोपनीयता का अधिकार है, वो स्वच्छ पर्यावरण, सम्मान के साथ जीने का अधिकार, ऐसे समय समय पर बहुत सारी स्वतंत्रताएं शामिल कर दी जाती हैं। किसके अकॉर्डिंग? जजमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत ही इसका व्यापक रूप हो गया है आर्टिकल 21। अगर शॉर्ट शब्दों में समझें तो क्या है कि अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है हर किसी व्यक्ति को। आर्टिकल 22 मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध सुरक्षा की गारंटी देता है। इसलिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा, जैसे कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तार के आधार जानने का अधिकार है, कानूनी व्यवसायी से परामर्श लेने का अधिकार है, और गिरफ्तारी के 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की उसकी ये जाने का अधिकार है कि उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। तो यहाँ पर भी 3 बातें हैं। कौन कौन सी 3 बातें? पहले, गिरफ्तारी से उसको अगर गिरफ्तारी हो रही है तो रीज़न क्या है? अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है तो अरेस्ट का रीज़न जानने का उसको अधिकार है, किस बिहाफ पर उसको किया जा रहा है। दूसरा, वो सलाह ले सकता है, अपने पसंदीदा जो भी वकील होगा उससे वो सलाह ले सकता है। कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने का उसको अधिकार है, जिससे कि उसके बचाव का यह आधार है। दूसरा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी है। तो ये कहाँ पर दिया गया है? आर्टिकल 22। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 2 दिए गए 23 और 24। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, 23 में क्या है कि मानव तस्करी नहीं हो सकती, मानव को खरीदा बेचा नहीं जा सकता। और 24 में ये ध्यान रखना है ये बच्चों से रिलेटेड है। कौन से बच्चे? 14 साल के जो कम बच्चे, 14 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उनसे किसी भी तरीके का कोई कारखाने में काम नहीं कराया जा सकता। तो ये उससे रिलेटेड है, देख लेते हैं। तो 23 में क्या बताया गया? मानव तस्करी, बेगार, अनिवार्य श्रम जो होता है, अन्य प्रकार के अनिवार्य श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को श्रम के लिए बाध्य या बलपूर्वक बाध्य नहीं किया जा सकता, किसी से ज़बरदस्ती कोई भी काम नहीं कराया जा सकता, उसी को बोलते हैं बेगारी नहीं कराई जा सकती। मानव तस्करी आपको बता दिया है, 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने, खदान या किसी भी प्रकार के खतरनाक रोजगार में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है। बच्चों को आर्थिक शोषण से बचाता है और बच्चों को बाल सुख का अधिकार देता है। तो 24 14 साल के बच्चों से रिलेटेड है और 23 मानव तस्करी से रिलेटेड है। नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद क्या क्या दिए गए हैं? 25 से 28 दिए गए हैं। अब यहाँ पर क्या बताया गया? 25 में तो ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, धर्म निरपेक्षता की बात की गई है, किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा किसी भी धर्म को मानने के लिए।
तो यहाँ पर अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने का अधिकार है, बशर्ते कि वो लोक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य के प्रतिकूल ना हो। मतलब आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, किसी भी तरीके का कोई भी धर्म अपना सकते हो, बट ध्यान रखना है कि लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, इससे दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। 26 में क्या दिया गया है, ये धार्मिक संप्रदायों को धर्म से संबंधित आंतरिक मामलों को निपटाने, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थान चलाने और संपत्ति को संभालने के अधिकार देता है। तो ये क्या है, ये किसी भी तरह के धर्म को मानने के लिए, और ये कह रहा है कि किसी भी तरीके का कोई भी संस्था बना सकते हो, संस्थान बना सकते हो, बट क्या है कि वो जो संस्थान बना रहे हो अपने आंतरिक मामले को निपटाने के लिए वो धर्म से रिलेटेड हो और धर्म के उद्देश्यों के लिए संस्थान चलाने और संपत्ति को संभालने के अधिकार देता है। आर्टिकल 27 में क्या दिया गया है, यहाँ पर यह बताया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे कर के अधीन नहीं होगा जिसकी आय का पूरा या आंशिक हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी विशेष धर्म को भुगतान के रूप में जाता है। इसका मतलब यह है कि ये कर लगाने पर मना करता है कि धर्म के लिए किसी तरीके का कोई कर की व्यवस्था नहीं की गई, बट हाँ शुल्क लगाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी कोई भी धार्मिक प्लेस है, उस धार्मिक प्लेस में एंट्री के लिए अगर शुल्क लगाना है तो लगा सकते हो, बट उस धर्म पर किसी भी तरीके का कर नहीं लगाया जा सकता। 28 में क्या दिया गया, राज्य द्वारा पूर्णता पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। अगर राज्य द्वारा पूर्णता पोषित मतलब राज्य ने ही कोई भी संस्थान खोला हुआ है और वो उसके द्वारा पोषित है, मतलब धन उसी से दिया जाता है, तो उसमें किसी भी तरीके की धार्मिक शिक्षा नहीं प्रदान की जाएगी और ना ही किसी छात्र को अपने या किसी अन्य धर्म में शिक्षा लेने के लिए बाध्य किया जाएगा जब तक कि उसके माता पिता या अभिभावक ऐसा ना चाहें। मतलब किसी को जबरदस्ती किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक ये क्या है, 29 और 30। 29 में क्या बताया गया कि अगर किसी भी नागरिक की या वर्ग की अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है तो उसे संरक्षित रखने का अधिकार है और ये नागरिकों को अपनी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के अधिकार की भी रक्षा करता है। और आर्टिकल 30 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक और भाषाई रूप से भिन्न समुदाय द्वारा अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित और प्रबंधित की जा सकेंगी। राज्य उनकी शैक्षणिक स्वायत्तता का सम्मान करेगा और सहायता प्रदान करने में उनके साथ समान व्यवहार करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी अल्पसंख्यक या भाषाई रूप से भिन्न समुदाय है और वो अपना कोई भी संस्था स्थापित कर रहा है तो राज्य जब उनको मदद करेगा तो किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल 31 हटा दिया गया था, कौन सा था, संपत्ति का अधिकार था, और अभी ये कहाँ डाल दिया गया है, 300A में डाल दिया गया है और इसको क्या बना दिया गया है, इसको बना दिया गया है कानूनी अधिकार। नेक्स्ट अब 32 क्या है, ये रेमेडीज़ हैं। जो आर्टिकल 32 है ये क्या है, रेमेडीज़ हैं, जो आपको बताया कि यहाँ पर रिट जारी हो सकती हैं कितने तरह की, 5 तरह की, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। ये जो 5 तरह की रिट हैं ये कौन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। जब किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से ये रिट जारी करा सकता है। तो सबसे पहले क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब क्या होता है कि किसी को इलीगल हिरासत से बचाना। इसको ये ध्यान रखना है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखनी पड़ेंगी। क्यों, क्योंकि दोनों में ही पूछी जाती हैं। आपको ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, हबीस कॉर्पस, या फिर इस तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी। इलीगल हिरासत से बचाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या है, परमादेश, इसे बोलते हैं मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड, हम आदेश देते हैं। ये किसके अगेंस्ट जारी की जाती है, ये जारी की जाती है जब कोई गवर्नमेंट ऑफिसर अपना काम ठीक से नहीं कर रहा होता है तो उसको अपनी ड्यूटी निभाने के लिए, कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे, उसके लिए ये रिट जारी की जाती है, परमादेश। इसके बाद क्या है, प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, प्रोहिबिशन। और चौथे नंबर पे आएगी सरसरारी, उत्प्रेषण। इनका क्या मतलब, इसका मतलब भी होता है रोकना, रोक लगाना, और इसका मतलब भी होता है रोकना, रोक लगाना। अब कैसे रोक लगाना, ये लगाया जाता है कि जब प्रोसीडिंग चल रही होती है कोर्ट में, अगर लोअर कोर्ट कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग कर रहा है जो नहीं करनी चाहिए या इलीगल है, तो प्रोसीडिंग पर रोक लगाने के लिए ये रिट जारी की जाती है। कौन सी, प्रतिषेध।
लेकिन अगर डिसीजन आ गया है लोअर कोर्ट का तो अपर कोर्ट उस पर ये रोक लगा सकता है कि जो डिसीजन आया है उसको खारिज कर सकता है। तो प्रोहिबिशन का मतलब भी होता है रोक लगाना और सर्शोरारी का मतलब भी होता है रोक लगाना। लेकिन ये किसके अगेंस्ट, जब प्रोसीडिंग चल रही होती है और ये जब डिसीजन आ चुका होता है, कौन लगाता है किस पर रोक, तो जो भी हायर कोर्ट होगा वो किस पर लगाएगा, सुपीरियर कोर्ट लोअर कोर्ट पर लगाएगा, और ये भी जो सुपीरियर कोर्ट होगा वो किस पर लगाएगा, लोअर कोर्ट पर लगाएगा। तो दोनों का मतलब क्या होता है, रोक लगाना। अब है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है क्यू वारंटो। हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन दोनों में ही पूछा जा सकता है। क्यू वारंटो का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी इलीगल रूप से किसी पब्लिक पोस्ट पर कब्जा कर लेता है तो उसको हटाने के लिए ये रिट जारी की जा सकती है। किसके लिए, अधिकार परीक्षा का मतलब होता है क्यू वारंटो। कब जारी की जा सकती है, ये तब जारी की जा सकती है जब कोई भी पर्सन इलीगली किसी पब्लिक पोस्ट पर अपना कब्जा रख लेता। तो ये क्या करती हैं, ये गारंटी देती हैं मौलिक अधिकारों के साथ किसी भी तरीके का कोई भी हनन ना होने पाए। तो ये गारंटी के रूप में काम करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, संवैधानिक उपचार भी कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे रेमेडीज कहते हैं। तो इनका रिट जारी करने का अधिकार है। इससे ये आश्वासन मिलता है कि जो मौलिक अधिकार है ना वो उचित सुरक्षा की जाएगी और किसी भी उल्लंघन का न्याय किया जाएगा। मतलब अगर किसी भी तरीके का कोई भी उनका हनन होता है तो उनको न्याय मिलेगा। तो मौलिक अधिकार इससे क्या हो जाते हैं, सिर्फ खोखले आश्वासन ही नहीं रहते हैं बल्कि वास्तविक आश्वासन बन जाते हैं। किससे, इनको, ये जो रिट्स हैं इनके द्वारा। अब इन्हीं जो आर्टिकल 32 है, इसी आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, हार्ट एंड सोल कहा है। ये ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट भी पूछी जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा आएगा, 33, 34 और 35, लास्ट 3 यही बचे। नेक्स्ट है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 में क्या बताया गया, जैसे अभी जितने भी ये अधिकार देखे हैं, ये अधिकार सभी के लिए हैं। कुछ विदेशियों को नहीं मिले बट कुछ सिर्फ नागरिकों को ही मिले, लेकिन ये क्या बताया गया कि सभी नागरिकों के लिए। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर सैन्य जो विधि होती है वो लागू है या मार्शल लॉ कहीं पर लागू है तो वहाँ पर क्या प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है कि वो उस क्षेत्र के लिए, उस एरिया के लिए ऐसा कानून बना सके कि वहाँ पर ये जो मौलिक अधिकार हैं उन पर रोक लगाई जा सकती है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि आर्टिकल 34 किसी भी ऐसे क्षेत्र में लागू होता है जहाँ सेना विधि, मार्शल लॉ घोषित की गई है, और ये संसद को ये कानून बनाने की शक्ति देता है कि वे उस क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने या बहाल करने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को उनके कार्यों के लिए छूट या क्षतिपूर्ति प्रदान करे, भले ही इससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगे। सेना विधि, इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है कि क्या होता है, सैन्य शासन, जहाँ पर जो युद्ध या दंगे जैसी असाधारण परिस्थितियों में लगाया जाता है। अब 34 के बाद क्या आता है, 35। नेक्स्ट है आर्टिकल 35। अगर 35 को सिंपल शब्दों में अगर समझे, सरल भाषा में, तो इसका मतलब होता है अपवाद। कैसे, वैसे तो ये कहा गया कि किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको सेम रोजगार या समानता सबके साथ रहेगी। लेकिन यहाँ पर क्या कर सकती है संसद, कुछ विशेष वर्गों के लिए कानून बनाने का अधिकार है। किसको, संसद को। अब किसको है, जैसे कि अनुच्छेद 16 के क्लॉज 3 में दिया गया है। वैसे 16 में क्या कहा गया है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, बट 16(3) के अकॉर्डिंग एक स्पेशल कानून बना के किसी वर्ग विशेष को रोजगार दिया जा सकता है। तो यहाँ पर संसद को ये शक्ति होती है कि वो 16(3), 32(3), 33 और 34 में उल्लिखित विशेष मामलों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति देता है। जैसे 34 में क्या पड़ा, कहीं पर मार्शल लॉ लगा हुआ है तो वहाँ पर वो अधिकार, भले ही उनका यहाँ पर हनन हो रहा हो, लेकिन फिर भी वो लागू किया जा सकता है क्योंकि वहाँ पर सैन्य विधि लागू है, वहाँ पर सैन्य शासन लागू है, इस वजह से। तो इसी के साथ आज की क्लास को क्लोज करते हैं। आई होप आपको ये जो चैप्टर है वो क्लियर हुआ होगा। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।